बच्चों, हम कक्षा 6 में मृदा खनिज एवं चट्टानों के टूटने फूटने एवं उनके बारीक कणों से मिलकर के मृदा का निर्माण होता है, इसको हम जान चुके हैं। इन कणों को जिससे मृदा का निर्माण होता है उन्हें बालू, सिल्ट और मृत्तिका कहते हैं। एक कण जो होते हैं वास्तव में आपस में गोलाकार होते हैं आकार में एवं मृदा में विभिन्न प्रकार से वितरित रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं या सजे हुए होते हैं। मृदा कणों के इस प्रकार के वितरण या सजावट को मृदा विन्यास या मृदा संरचना इसके नाम से जाना जाता है। क्योंकि इनके आकार तो कई प्रकार के होते हैं, प्लेटी होते हैं, कोणाकार होते हैं, गोल होते हैं, लेकिन हम यह मान के चलते हैं कि मृदा के जितने कण हैं वह सब गोलाकार ही होते हैं। ये मृदा विन्यास का तात्पर्य है मृदा कण समूह। मृदा कण समूहों के रूप में कैसी है, अर्थात मृदा कण एक दूसरे से किस प्रकार से मिले हुए हैं। मृदा कणों के आकार की तरह मृदा विन्यास भी मृदा में जल, वायु एवं पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के संचार को प्रभावित करते हैं, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है। किसान खेत में जो जुताई, निराई, गुड़ाई इत्यादि क्रियाएं करता है उसका संबंध सीधा मृदा विन्यास से होता है। जुताई गुड़ाई करने से मृदा विन्यास ठीक होता है, अर्थात जो भी भूपरिष्करण की क्रिया करते हैं ये भूपरिष्करण की क्रियाएं मृदा विन्यास को प्रभावित करते हैं। मृदा विन्यास का बीजों के अंकुरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जानने के लिए हम देखते हैं कि खेत को बोने से पहले, बीज अगर बोते हैं उसके बोने से पहले खेत की जुताई करते हैं, गुड़ाई, निराई, पाटा चलाते हैं, पाटा चला करके खेतों को समतल करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि इस क्रिया से मृदा जो कण होते हैं, मृदा कण जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ढीले हो जाते हैं और उनके गठन और समूहों में जो विन्यस्त होते हैं उसमें परिवर्तन आ जाता है। भूपरिष्करण की क्रिया के द्वारा जो मृदा कणाकार है वह बहुत प्रभावित नहीं होता है। जो भी परिवर्तन होता है वह मुख्य रूप से मृदा विन्यास या मृदा गठन में होता है, जिससे कि मृदा उर्वरता एवं फसल उत्पादन यह दोनों ही प्रभावित होते हैं। जैसे हम विद्यालय के प्रांगण में 1-1 वर्ग मीटर की 2 क्यारियां हम ले लें। एक क्यारी की गुड़ाई करके मिट्टी को ठीक प्रकार से भुरभुरी और समतल कर लें और दूसरी क्यारी की गुड़ाई न करें, उसको ऐसे ही छोड़ दें। अब दोनों क्यारियों में अनाज के 100 बीज गिन करके 100 बीजों को बो करके उसमें हल्का पानी डाल दें। 7 से 10 दिन के बाद, जिसमें कि आवश्यक रूप से जो बीज होते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं, तो 7 से 10 दिन के बाद हम उन क्यारियों का पुनः निरीक्षण करें तो हम देखते हैं कि भुरभुरी की हुई क्यारी में, जिसकी निकाई गुड़ाई किए हैं, जुताई किए हैं, जो भुरभुरी है, उस क्यारी में लगभग सभी बीज अंकुरित हो चुके हैं, उगे हुए हैं। और जो बिना निकाई गुड़ाई वाली क्यारी है, तुलनात्मक रूप में पहली क्यारी के जो निकाई गुड़ाई की गई है उस क्यारी के कम बीज उगे हैं। ऐसा इसलिए है कि हम लोग ये जानते हैं कि यदि किसी खेत को वर्ष भर परती छोड़ दिया जाए तो उसकी मिट्टी जो होती है वो कठोर हो जाती है और बहुत अधिक मात्रा में उसमें खरपतवार उगाते हैं। उस खेत में जुताई और गुड़ाई
करने में बहुत कठिनाई होती है। इस प्रकार की मिट्टी में बुआई करने पर बीजों का जो जमाव होता है, यानी बीजों का जो अंकुरण होता है, उसकी वृद्धि होती है, यह ठीक प्रकार से नहीं होती। इसका मुख्य कारण है मृदा विन्यास का स्तर निम्न होना, यानी मृदा विन्यास का ठीक न होना। गुड़ाई किए हुए खेत से लिए गए नमूने में अंकुरण अच्छा होता है, क्योंकि उसकी जो मिट्टी होती है वो भुरभुरी होती है। मृदा कणों के बीच खाली स्थान होता है, जिस खाली स्थान में जल, वायु एवं जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं पौधों के लिए, वो सब ठीक प्रकार से उपलब्ध रहते हैं। बीजों के अंकुरण और पौधों की वृद्धि के लिए अनेक अनुकूल दशाओं का होना आवश्यक है, जो एक अच्छे मृदा विन्यास वाली भूमि में ही संभव हो पाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस भूमि का मृदा विन्यास ठीक होता है उसमें फसलों का उत्पादन अच्छा रहता है। तो मृदा विन्यास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो मृदा विन्यास को ठीक करते हैं? तो सबसे पहला कारक है वो है भूपरिष्करण, यानी जुताई, निराई, गुड़ाई आदि जो क्रियाएं करते हैं हम खेत में, इससे मृदा का विन्यास ठीक होता है। दूसरा है कार्बनिक खादों के प्रयोग से। जब कार्बनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, तो इससे मृदा की भौतिक और रासायनिक दशा दोनों ठीक होती है, साथ ही साथ मृदा का विन्यास भी ठीक होता है। इसके अलावा चूना, जिप्सम और अन्य भूमि सुधारक जो तत्व हैं, जैसे चूने का प्रयोग हम अम्लीय भूमियों के सुधार में करते हैं, ऐसे ही जिप्सम का प्रयोग क्षारीय भूमियों के सुधार में करते हैं। ऐसे ही अन्य भूमि सुधारक हैं जिनका प्रयोग हम भूमियों को ठीक करने के लिए करते हैं। इनके प्रयोग से भी मृदा का विन्यास ठीक होता है। तीसरा है फसल चक्र, यानी हम साल भर में कौन कौन सी फसल लेते हैं, उस फसल चक्र का भी मृदा विन्यास के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हम अनाज की फसल लेते हैं तो उसमें फसल चक्र में दाल वाली फसल भी होनी चाहिए। अगर हम गहरी जड़ वाली फसल लेते हैं तो फिर उथली जड़ वाली फसल होनी चाहिए। इस तरह फसलों का जो वितरण होता है, जो फसल चक्र होता है खेत पर, वो भी मृदा विन्यास को प्रभावित करता है। साथ ही साथ मिट्टी की दशा और किस्म। हम देखते हैं जो परती भूमि होती है, जिस पे कभी खेती नहीं की गई होती है, उस पे खरपतवार उगे रहते हैं और उसका मृदा विन्यास बहुत निम्न स्तर का होता है। कई वर्षों तक जब उस पर निकाई गुड़ाई करते हैं, जुताई करते हैं, उसमें फसल लेते हैं, तो फिर धीरे 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 जाके उसका मृदा विन्यास ठीक होता है और एक अनुपजाऊ भूमि से फिर उपजाऊ भूमि में वो परिवर्तित होती है। ऐसे ही उर्वरकों का प्रयोग हम देखते हैं। उर्वरकों का प्रयोग करने से भी भूमि के विन्यास पर, मृदा के विन्यास पर प्रभाव पड़ता है। जल निकास, अगर मृदा पे अधिक मात्रा में जल लगा हुआ है, जल इकट्ठा है, तो इससे भूमि दलदली हो जाती है। या मृदा में उपस्थित जो पोषक तत्व हैं या जल में घुल करके मृदा के निचली सतहों में चले जाते हैं, मृदा विन्यास खराब हो जाता है। तो जल निकासी करके मृदा के भौतिक दशा को ठीक करना, यानी उनके मृदा विन्यास को ठीक करना आवश्यक होता है। यह मृदा विन्यास कितने प्रकार के होते हैं? तो हम जैसे सुबह स्कूल की प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना करते समय बच्चे पंक्ति में खड़े होते हैं। अगर ये सभी बच्चे एक साथ पंक्ति में सट कर खड़े हो जाएं, तो एक स्तंभाकार आकृति बनती है। इस आकृति में एक बच्चा जो होता है वो अपने चारों तरफ के 4 बच्चों को स्पर्श करता है, छूता है। ऐसे ही अगर हम तिरछी लाइन बना दें और तिरछी लाइन बना करके सारे बच्चों को सटा करके खड़ा करा दें,
तो एक बच्चा अपने चारों तरफ के 6 बच्चों को छूता है। इस प्रकार एक तिर्यक आकृति बनती है। यदि आप सभी कई झुंड बना लें, यानी 4-5 लड़के मिलकर एक झुंड बना लें, फिर 4-5 लड़के मिलकर एक झुंड बना लें और गोलाकार आकृति में खड़े हो जाएं और एक झुंड दूसरे झुंड को छूते हुए सीधी लाइन बना ले, तो एक झुंड अपने चारों तरफ 4 झुंडों को छूता है और यह एक आकृति बन जाती है। मृदा में पाए जाने वाले जो कण होते हैं, जैसे सिल्ट, बालू और मृत्तिका, ये भी गोलाकार होते हैं और ये मृदा में 4 प्रकार से वितरित होते हैं या सजे हुए होते हैं। इसमें पहला जो सजावट है, जो विन्यास है, वो है स्तंभी विन्यास। स्तंभी विन्यास में मृदा कण आपस में एक दूसरे से 4 स्थानों पर, 4 बिंदुओं पर मिलते हैं, जिसके कारण मृदा कणों के बीच बहुत अधिक खाली स्थान बचता है। यह करीब करीब खाली स्थान का, ये कुल स्थान का करीब करीब 50% होता है। इसको हम रंध्रावकाश कहते हैं। इसका अनुपात लगभग 50% होता है। इसका अनुपात कणों के छोटे या बड़े होने पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार के विन्यास वाली जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, वो अत्यंत ही भुरभुरी और मुलायम होती है। इसमें जल और वायु आसानी से प्रवेश करती है। साथ ही साथ मृदा के अंदर रहने वाले जो जीवाणु हैं, जो लाभदायक हैं मृदा के लिए, ये लाभकारी जीवाणु भी अधिक क्रियाशील रहते हैं। यह मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है और खेती के लिए अत्यंत उत्तम होती है। यानी ऐसी मृदा जिसका विन्यास स्तंभी है, यह कृषि के लिए अत्यंत ही उत्तम होती है। दूसरा है तिर्यक या तिरछा विन्यास। इस प्रकार के विन्यास में प्रत्येक कण एक दूसरे को 6 स्थानों पर छूता है। अर्थात अगर हम तिरछी पंक्तियों में व्यवस्थित हैं, जिसमें कणों के बीच, तिरछी पंक्ति में व्यवस्थित होने के कारण कणों के बीच जो स्थान होता है वो स्तंभी विन्यास की अपेक्षा कम हो जाता है। यानी कि इन कणों के बीच जो रंध्रावकाश होता है, यह स्तंभी विन्यास की अपेक्षा कम होता है। इसलिए जल और वायु का संचार तिर्यक विन्यास वाली भूमि में कम होता है, जिसके कारण फसलों और पौधों की जो जड़ों की वृद्धि होती है वो इसमें ठीक प्रकार से नहीं हो पाती। साथ ही साथ पैदावार भी बहुत अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें जड़ों का विकास ठीक प्रकार से नहीं होता और जड़ों का विकास ठीक प्रकार से नहीं होने के कारण पौधा भूमि से पोषक तत्वों को, जल को या अपने लिए आवश्यक तत्वों को ठीक प्रकार से अवशोषित नहीं कर पाता है। इसलिए इस प्रकार की भूमि में कम उपजाऊ होती है। तीसरा है संघृत या सघन विन्यास। इस प्रकार का विन्यास जो होता है, इसमें मृदा के छोटे छोटे जो कण होते हैं वो तिरछी रचना के बीच में आ जाते हैं। जो तिर्यक विन्यास होता है, और तिर्यक विन्यास में जो थोड़ा बहुत रंध्रावकाश होता है, उस रंध्रावकाशों में सघन विन्यास में छोटे छोटे कण भर जाते हैं और इस प्रकार की मिट्टी में जल एवं वायु का प्रवेश या उसका संचार बहुत ही कठिन हो जाता है। यानी कि सघन विन्यास वाली जो मृदा होती है वो खेती के अनुकूल नहीं होती, उसमें ठीक प्रकार से खेती नहीं की जा सकती। इसको ठीक करने के लिए अनेक भौतिक और रासायनिक उपाय करने पड़ते हैं। चौथा है दानेदार या कणीय विन्यास। इस विन्यास में मृदा के सूक्ष्म कण आपस में मिलते हैं। पहले छोटे छोटे जो कण होते हैं वो आपस में मिल करके एक बड़ा कण बना लेते हैं। जैसे 15, 20, 25, 50 कण मिल करके एक बड़े कण की रचना करते हैं और यह बड़े कण एक मिट्टी के कण की तरह व्यवहार करते हैं और
ये एक इकाई के रूप में कार्य करते हुए अपने 4 इकाइयों को यानी झुंडों वाले इकाई को स्पर्श करते हैं, छूते हैं। यह विन्यास फसल उत्पादन की दृष्टि से सर्वोत्तम विन्यास माना जाता है, क्योंकि जो छोटे छोटे कणों के बीच झुंड होता है उसमें भी रिक्त स्थान होता है, और जब ये इकाई के रूप में आपस में एक दूसरे को छूते हैं तो उनके बीच में भी जैसे स्तंभी विन्यास में जगह होती है, रिक्त स्थान होता है, रंध्रावकाश होता है, वैसे इसमें भी रंध्रावकाश होता है। तो जो ये रिक्त स्थान होता है यह स्तंभी विन्यास से भी अधिक हो जाता है, और करीब करीब ये 75% तक होता है। चिकनी मिट्टी, चिकनी दोमट एवं दोमट मृदाओं में इस प्रकार का विन्यास सबसे अधिक पाया जाता है। अब ये जो रंध्रावकाश है यानी मृदा कणों के बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह का महत्व क्या है? तो मृदा में ठोस पदार्थों से रहित जो खाली स्थान होता है उसको हम मृदा रंध्रावकाश कहते हैं। जो कण मिलते हैं उन कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको हम मृदा रंध्रावकाश कहते हैं। रंध्रावकाश मुख्यतः मिट्टी के कणों के आकार के ऊपर निर्भर करता है। मोटे कण वाली मृदा में रंध्रावकाश कम तथा बारीक या छोटे कणों वाली मृदा में रंध्रावकाश अधिक होता है। अब हम इसको अलग अलग देखते हैं। तो इसके लिए क्या करें, 2 समान आकार के बीकर ले लीजिए। बीकर देखते हैं, प्रयोगशाला में मिलेगा। एक बीकर में आधे भाग तक बालू भर लीजिए और दूसरे बीकर में आधे भाग तक चिकनी मिट्टी। अब पानी के आयतन को माप करके दोनों बीकरों में इतना डालिए कि वो ऊपरी सतह तक आ जाए। अब क्या हम देख करके बता सकते हैं कि किस बीकर में पानी अधिक भरा गया है? ऐसा नहीं है, सारे बीकर में पानी समान है। दोनों का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि चिकनी मिट्टी वाले बीकर में अधिक पानी भरा गया जबकि बालू वाले बीकर में कम। इससे यह सिद्ध होता है कि बड़े कणों वाली मिट्टी यानी बलुई में कम, लेकिन छोटे कणों वाली मिट्टी यानी दोमट मिट्टी में, चिकनी में रंध्रावकाश अधिक होता है। हमने अक्सर अपने खेतों में पौधों को सूखते हुए देखा है। ऐसा क्यों होता है? जब पौधों को समय पर पानी नहीं मिलता है तो ये पौधे सूखने लगते हैं। रंध्रावकाश पर्याप्त होने पर जल, वायु और पोषक तत्व मृदा में उपलब्ध रहते हैं। इसके विपरीत रंध्रावकाश कम होने पर पौधों का विकास ठीक प्रकार से नहीं होता है। अर्थात मिट्टी में रंध्रावकाश होना अच्छी पैदावार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है, क्योंकि रंध्रावकाश पौधे को समुचित जल, वायु एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। दूसरा, मृदा में लाभदायक जीवों की वृद्धि में सहायक होते हैं। तीसरा, पौधों की बढ़वार के लिए जो आवश्यक घुलनशील पोषक तत्व मृदा के इन्हीं रंध्रावकाश में होते हैं जो पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं। चौथा, जड़ों के समुचित विकास में ये जो रंध्रावकाश होते हैं ये सहयोग करते हैं। आज के बाद इतना ही। कल फिर हम मृदा जल के बारे में पढ़ेंगे।